हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को खत्म किया था, जिसमें हमने माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप दोनों के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम एक्ट शुरू करने वाले हैं उसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा शुरू करने से पहले भी, जो कि है कि ये वाला जो एक्ट है ये तब पिक्चर में आएगा जब किसी प्रॉपर्टी की विल ना बनी हो, मतलब कि कोई भी वसीयत ना बनी हो प्रॉपर्टी की, तब ये वाला जो एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 तब पिक्चर में आएगा। अगर किसी प्रॉपर्टी की पहले से ही विल बनाकर चले गए हैं, कौन, पिताजी या फिर दादाजी, तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है या जो वो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस वसीयत के थ्रू गवर्न होगी। मतलब जो जो बात इस वसीयत में लिखी है वैसे वैसे ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी नीचे। सिंपल। अगर पिताजी या दादाजी बिना वसीयत के मर जाते हैं, बिना विल करे मर जाते हैं, तब ये वाला जो एक्ट है ये पिक्चर में आएगा। तब इस एक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे जैसे इस एक्ट ने बता रखा है वैसे वैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी विल नहीं हुई है, जिनकी वसीयत नहीं हुई है। तो अगर आपने मेरी हिंदू मैरिज एक्ट की जो मैंने सीरीज बना रखी है, अगर आपने वो ध्यान से देखी होगी, तो उसमें हमने सोर्सेज ऑफ लॉ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सोर्सेज में बताया था एक मनुस्मृति और एक यज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति बेसिकली क्रिमिनल लॉ से डील करती थी उस जमाने में। उसमें ऑफेंस बताए हुए थे कि ये ऑफेंसेस होंगे और इनकी ये पनिशमेंट होंगी। इसी तरीके से जो यज्ञवल्क्य स्मृति मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको दो इंटरप्रिटेशन बताई थी यज्ञवल्क्य स्मृति की। जो पहली इंटरप्रिटेशन थी उसका नाम था मिताक्षरा, अगर आपको याद हो तो। दूसरी का जो नाम था वो था दया भाग। ठीक है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जो दया भाग है ये लिखी थी जिमुत वाहन अंकल ने, और ये जो मिताक्षरा है इन्हें लिखा था विजनानेश्वर अंकल ने। तो मिताक्षरा जो जिन अंकल ने लिखी है वो है विज्ञानेश्वर, और दयाभाग जिन अंकल ने लिखी है उनका नाम है जिमुत वाहन। ये दो सिस्टम थे सोसाइटी के अंदर जिनके थ्रू जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब कैसे होता था वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात, जो मिताक्षरा था वो होल इंडिया पे अप्लाई होता था एक्सेप्ट बंगाल और आसाम। ठीक है, मतलब कि जो दया भाग था वो आपका बंगाल और आसाम में लागू होता था, जबकि पूरे इन दो को छोड़ के जो पूरे देश में जो सिस्टम लागू होता था वो होता था मिताक्षरा। अब मिताक्षरा में क्या क्या होता था, अब देखो। मिताक्षरा में प्रॉपर्टी को तीन तरीके से माना जाता था। पहला होता था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दूसरा होता था सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और तीसरा होता था एनी अदर प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल वो प्रॉपर्टी होगी जो मेरे फादर को उनके फादर से मिली होगी और उनके फादर को उनके फादर से मिली होगी, मतलब कि पीढ़ी बाय पीढ़ी मिलती हुई आ रही है, मेरे फादर ने खुद अर्न नहीं करी अपने पैसों से, उसे बोलते हैं हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी में जो है मेरा राइट होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड। सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब है कि मेरे फादर हैं, अगर उन्होंने अब जॉब करके या बिजनेस करके पैसा कमाया और उस पैसे से जो है कहीं बाहर प्रॉपर्टी ली या कोई प्रॉपर्टी ली है, तो वो उनकी हो गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मेरे फादर का एब्सोल्यूट राइट है, जब तक वो जीवित हैं वो उस प्रॉपर्टी को कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब उसे सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं उस पर क्लेम नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर वही प्रॉपर्टी मेरे फादर को उनके फादर से मिलती तो वो होती एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया। उस प्रॉपर्टी पे मेरे फादर का जो है जो राइट होगा वो सिर्फ उनके हिस्से तक होगा, मतलब कि जो मेरे दादाजी से उनको प्रॉपर्टी मिली है उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा होगा। अगर मेरे फादर को वो प्रॉपर्टी बेचनी है तो पहले उन्हें मेरा हिस्सा उस प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा,
फिर वो जो प्रॉपर्टी बचेगी उसको चाहे फिर वो सेल करें, मॉर्गेज करें, या फिर गिफ्ट करें, डीड करें, कुछ भी करें, वो उनकी प्रॉपर्टी, पर मुझे मेरा हिस्सा उसमें से चाहिए। ठीक। तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एनी अदर प्रॉपर्टी। एनी अदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एनी अदर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मुझे मेरे पापा से या दादा से जो प्रॉपर्टी है वो ना मिलके मुझे मेरे मां के खानदान से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब मेरी मम्मी की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मेरे को मिली है, मेरे नाना ने दी है, मेरे नानी ने मेरे को गिफ्ट करी है, या किसी भी तरीके से वहां से मुझे कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? एनी अदर प्रॉपर्टी। तो दया भाग में क्या सिस्टम होता था? दया भाग में ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, 3 प्रॉपर्टी, इसमें ये 3 प्रॉपर्टी को एक ही सिंगल यूनिट मान लिया जाता था और फिर इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाता था। सिंपल। ठीक है, ये तो हुई प्रॉपर्टी की बात। इसके अलावा क्या होता था? यहां जो प्रॉपर्टी मिलती थी वो सिर्फ बेटों को मिलती थी, जबकि यहां भी जो है बेटों को ही मिलती थी। जो बेटियां होती थी उनका कोई राइट नहीं होता था उस टाइम पर। ठीक। तीसरा, इसमें क्या होता था? जो सन का जो राइट होता था प्रॉपर्टी में, मिताक्षरा में, वो होता था बाय बर्थ। मतलब कि अगर कोई भी बेटा है, पैदा होते ही उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट बन जाता था। तो यहां पे क्या होता था? यहां पे फादर को एब्सोल्यूट राइट होता था प्रॉपर्टी पे। जब तक वो जिंदा है वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता है, वो उसे बेच भी सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए दान में दे सकता है, या फिर जो है जुए में हार सकता है, जो मर्जी कर ले जब तक वो जिंदा है। बेटे का राइट ही जब बनेगा जब पिताजी जो है इनकी डेथ हो जाएगी। अगर डेथ नहीं हुए तो ये कुंडली मार के उस प्रॉपर्टी पे बैठे रहेंगे। सिंपल। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसमें एक पॉइंट और है जो कि बात करता है कि मदर का राइट कितना होगा प्रॉपर्टी में। ये होगा सन के बराबर। जितना राइट एक सन का है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उतना ही राइट मिलेगा मदर को भी। बट डिफरेंस ये है कि जो बेटा है वो कभी भी पार्टीशन के लिए आवाज उठा सकता है। ये पार्टीशन वो नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, ये प्रॉपर्टी की पार्टीशन की बात हो रही है। तो सन क्या है? यहां पे पार्टीशन डिमांड कर सकता है, बट मदर यहां पे पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती। लेकिन जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो उसमें मां को भी हिस्सा मिलेगा जितना कि एक सन का होता है। दया भाग में क्या होता था? दया भाग में भी जो है सन के बराबर होता था, लेकिन यहां पे क्या है? यहां तो सन ही डिमांड नहीं कर सकता पार्टीशन का, तो मदर तो भूल ही जाए। जब बेटे को ही राइट नहीं है तो मां का क्या राइट बनेगा? कुछ भी नहीं। तो ये 4 बातें अभी तक हमने देखी हैं, मिताक्षरा सिस्टम और दया भाग सिस्टम। तो अभी तक जो हमने बात करी है वो करी है सिर्फ बेटों के प्रॉपर्टी राइट के बारे में, और मदर का क्या राइट होगा एक प्रॉपर्टी में वो। अब बेटियों को जो राइट मिला है वो 1956 इस एक्ट से मिला है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये जो सीरीज चली है ये कहाँ से शुरू हुई है ये डिस्कस करते हैं। तो जब ब्रिटिश काल चल रहा था, जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, उसमें ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट जो है पास किया था, जो कि था मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1874। 1874 में ब्रिटिशर ने एक एक्ट पास किया था जिसमें मैरिड वुमेन को सबसे पहले एक राइट दिया गया था, जो कि था स्त्री धन का। तो जो शुरुआत हुई थी वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट देने के लिए, वो यहाँ इस एक्ट से शुरुआत हुई थी। 1874 का जो एक्ट है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1874, इसमें ही पहली बार ये बोला गया था कि जो स्त्री धन है उस पर सिर्फ वुमेन का राइट है, उसे और कोई क्लेम नहीं कर सकता। इसके बाद जो एक रिवोल्यूशनरी एक्ट अगर हम उसे बोलेंगे, जो कि वुमेन को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाने के लिए लाया गया था, वो है 1937 का एक्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में 3 बातें बोली मेन जो है। पहला बोला कि जो स्त्री धन है
उस पे वुमेन का एब्सोल्यूट राइट होगा। तो जो भी एक स्त्री धन होगा उसे वो वुमेन चाहे तो बेच दे, चाहे गिफ्ट कर दे, चाहे उसको जो है जुए में हार जाए, वही वाली बात है, जो उसका मन है वो कर दे। स्त्री धन पे उसका एब्सोल्यूट राइट होगा। दूसरी बात इसमें ये बोली कि जो अदर प्रॉपर्टी है, अदर प्रॉपर्टी का मतलब है स्त्री धन को छोड़कर जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी उस पे उसका लिमिटेड स्टेट होगा। लिमिटेड स्टेट जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ एंजॉय कर सकती है प्रॉपर्टी को, ना तो उसे बेच सकती है, ना ही उसको गिफ्ट कर सकती, ना ही उसको जो है मॉर्गेज कर सकती, सिर्फ यूज कर सकती है। लेकिन जब भी प्रॉपर्टी बिकेगी तो उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन खुद से डिमांड नहीं कर सकती कि बेच दो। सिंपल। तीसरी जो इसमें बात कही थी वो ये कही थी, जो विडो होंगी, विडो वुमेन जो होंगी, उनको भी लिमिटेड स्टेट मिलेगा प्रॉपर्टी में। पहले के जमाने में क्या होता था, सर्वाइवरशिप का रूल चलता था, मतलब कि एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स अलाइव हैं तो वो जो प्रॉपर्टी होती थी वो सब में बढ़ जाती थी। अभी हम समझेंगे सर्वाइवरशिप का रूल क्या होता है और सक्सेशन ने कैसे उसको ओवर रूल किया। अभी आप बस इतना समझो कि जो विडो है, विडो वुमेन है, उसे भी लिमिटेड स्टेट राइट मिल गया कि आप भी एंजॉय कर सकती हो। मरने के बाद जो पति का हिस्सा है वो वुमेन को मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उसको एंजॉय कर सकती है, उसको बेच नहीं सकती, मॉर्गेज नहीं कर सकती और गिफ्ट नहीं कर सकती। ठीक, अब आते हैं हम अपने मेन एक्ट पे। यहां तक जो कहानी चल रही थी 37 तक, वो यही थी कि पहले तो स्त्री धन में राइट दे दिया, उसके बाद फिर जो है इस एक्ट ने, 1937 वाले एक्ट ने वुमेन्स को स्त्री धन पे एब्सोल्यूट राइट दे दिया, प्लस जो अदर प्रॉपर्टी है उन पे उनको लिमिटेड स्टेट दे दिया, और विडो को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया। और जो राइट है उस वुमेन के हस्बैंड का, जो कि अभी नहीं रहा है इस दुनिया में, वो राइट किसको मिलेगा, उस विडो को मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, लिमिटेड स्टेट के रूप में मिलेगा। ना तो वो बेच सकती है, ना गिफ्ट कर सकती है, और ना ही उसको मॉर्गेज कर सकती है। अब आता है हमारा मेन एक्ट, जिसने पूरे हिंदू समाज की काया ही पलट दी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस एक्ट को आने के बाद क्या हुआ, ये जो मिताक्षरा और दया भाग का सिस्टम जो चलता आ रहा था अभी तक सोसाइटी में, इस एक्ट ने इन दोनों सिस्टम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब जब ये सिस्टम ही खत्म हो गया, मिताक्षरा और दया भाग का, तो जो असम में और बंगाल में दया भाग सिस्टम लागू होता था वो भी खत्म, और यहां पे मिताक्षरा तो पूरे ऑल इंडिया पे लागू होता था, वो भी खत्म। तो अब क्या सिस्टम आया, अब सिस्टम ये है कि एक कॉमन सिस्टम बन चुका है हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब जो बात इसमें लिखी हुई है वही अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आया, दूसरा पॉइंट इसमें ये आया, जो वुमेन्स हैं उनको जो है एब्सोल्यूट राइट दे दिया प्रॉपर्टी में। ठीक, मतलब कि एब्सोल्यूट राइट का मतलब अब इनके पास जो है पूरा राइट है कि ये उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती हैं, गिफ्ट भी कर सकती हैं, प्लस मॉर्गेज भी कर सकती हैं। लेकिन 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 ये जो वुमेन है, ये सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी का राइट इन्हें मिला है, ये तब तक मिला है जब तक ये अनमैरिड है। ठीक, अगर ये शादी कर लेती हैं तो इनका जो ये राइट है खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस टाइम पे ये एक्ट बन रहा था उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ही ट्रेडिशनल माइंड के जो मिनिस्टर्स होते थे, वो लोग ये चाहते ही नहीं थे कि वुमेन को राइट मिले प्रॉपर्टी में। इसीलिए उन्होंने इसमें 3 बातें लिखवा ली, जो कि मैंने आपको बताया। पहला, जो मैरिड वुमेन है उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने लिखवाई कि जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसमें भी राइट हम नहीं देंगे। और तीसरा इन्होंने एक ये बात लिखवा ली कि जो वुमेन का राइट होगा ना, उसे भाई क्लेम कर सकता है, मतलब कि भाई उसको खरीद सकता है। तो आप उस जमाने की सोच के देखो, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं 1956 की पहले की, उस जमाने में ना तो वुमेन्स को राइट होता था पढ़ने का, ना घर से बाहर निकलने का, प्रॉपर्टी में तो राइट ही छोड़ दो।
तो उस जमाने के जो माइंडसेट था लोगों का वो यही था कि किसी भी तरीके से वुमेन्स को राइट ना मिले, ना तो प्रॉपर्टी में, पढ़ने के लिए तो होता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से जो है लड़ झगड़ के पार्लियामेंट में ये जो एक्ट है ये पास हुए। फिर भी इन्होंने जो ट्रेडिशनल माइंड के जो मिनिस्टर्स होते थे उस टाइम पे, उन्होंने ये 3 बातें फिर भी लिखवा ली कि ना तो मैरिड वुमेन को हम राइट देंगे। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि जब लड़की की शादी हो जाएगी वो तो चली जाएगी दूसरे घर में तो उसके राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था, माँ का और बेटे का राइट इक्वल है शेयर, लेकिन मिलेगा कब? जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, माँ डिमांड नहीं कर सकती। तो इनका यही मानना था कि ये जो वुमेन है जब इसकी शादी हो जाएगी इसका राइट तो वहां क्रिएट हो जाएगा, तो फिर यहां देने की क्या जरूरत है। दूसरा इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में नहीं देंगे हम। और तीसरा इन्होंने कह दिया कि जो वुमेन है, जो राइट उसका यहां बन रहा है 1956 के एक्ट में, उसे भाई जो है खरीद सकता है, क्योंकि यही माना जाता था कि सोसाइटी में अगर किसी बहन ने हिस्सा मांग लिया प्रॉपर्टी में तो उसको ऐसी नजरों से देखा जाता था जैसे उसका खून कर देंगे, कि उसने क्या गुनाह कर दिया। तो ये 3 राइट इन्होंने फिर भी रोक लिए। इन्हीं 3 राइट के चक्कर में अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में, जिसे हम बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। अब इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में बोला गया कि जो चाहे तो मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड वुमेन हो, ठीक है, दोनों का बराबर ही राइट होगा। दूसरा इसमें यह भी बोल दिया कि जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी होंगी उसमें भी वुमेन का राइट होगा। तो इस वाले अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में भी वुमेन को राइट दे दिया। और एक लास्ट बात यह है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट तो होंगी, पर वो कौन से सिस्टम से होंगी? कोई एक सिस्टम तो चाहिए होगा ना। तो यहां पे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया था वो था मिताक्षरा। मतलब कि 3 तरह की प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होंगी जो पीढ़ी बाय पीढ़ी चलती हुई आ रही है, मतलब कि मेरे फादर को उनके फादर से कोई प्रॉपर्टी मिली, उनके फादर को उनके फादर से कोई प्रॉपर्टी मिली, और वो प्रॉपर्टी ऐसी थी जो बिना वसीयत बनाए ही जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो छोड़कर चले गए। अगर उनकी विल बन जाती तो वो प्रॉपर्टी विल के थ्रू डिवॉल्व होती। क्योंकि उसकी विल नहीं बनी है, इस वजह से वो प्रॉपर्टी कैसी हो गई? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी फिर आती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे फादर ने कोई प्रॉपर्टी अपने पैसे से खरीदी है, खुद कमाकर खरीदी है, तो उसमें मेरा कोई राइट होगा नहीं। तीसरी हो गई एनी अदर प्रॉपर्टी। एनी अदर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हो गई जो कि किसी भी तरीके से मुझे मेरे मम्मी के खानदान से मिली है। तो इसको बेस बनाया और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया सोसाइटी में। तो यहां तक था कि हम कैसे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या क्या चीजें थी सोसाइटी में, और कैसे कैसे वुमेन्स को राइट मिला। अब हम जो मेन 3 केसेस आए हैं इसके ऊपर, 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो लीडिंग केस आए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो लीडिंग केसेस डिस्कस करने से पहले हम 2 रूल डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने, जो कि है सर्वाइवरशिप, दूसरा है को-पार्सनल। देखो 1956 से पहले जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती थी वो सर्वाइवरशिप के रूल से होती थी। ये सर्वाइवरशिप का रूल ये कहता है कि ये जो फादर हैं, इनकी डेथ के बाद ये जितने भी मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो जो इनमें से जिंदा रहेगा, इनकी डेथ के बाद उन सब में प्रॉपर्टी इक्वली बढ़ जाएगी। मतलब कि यहाँ कितने मेंबर्स हो रहे हैं अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर हो रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वो 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 सब में इक्वल प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो फादर की डेथ नहीं हुई और फादर की डेथ से पहले इनमें से किसी बंदे की डेथ हो गई, मान लो इसकी डेथ हो गई, तो अब मेंबर कितने बचे? 8 बचे। तो फादर की डेथ के बाद अब जो शेयर जाएगा वो 1/8 का हो जाएगा। 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। कहने का मतलब ये है कि जितने मेंबर्स अलाइव रहेंगे ओनर की डेथ के बाद, उन सब में बराबर हिस्सा बढ़ जाएगा।
को पार्टनर पहले समझते हैं, को पार्टनर होता क्या है। को पार्टनर का मतलब है, अगर मान लो ये फादर है, ठीक, को पार्टनर का मतलब है इनका कोई बेटा है, उसका भी बेटा है, तो वो हो गया ग्रैंडसन, और इनका भी कोई बेटा है तो वो हो गया ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक, इनका भी कोई बेटा होगा तो वो हो जाएगा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। तो जो को पार्टनरी की चेन है, को पार्टनर हम किसको बोलेंगे, को पार्टनर हम फादर से जो नीचे की 3 जनरेशन, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई सेकंड जनरेशन, और ये हो गई इनकी थर्ड जनरेशन। ये जो 3 जनरेशन है, फादर से नीचे की जो जनरेशन है 3, इन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर। तो पहला जो राइट होगा वो इनका होगा। ये जो ग्रेट ग्रैंडसन है ये को पार्टनर नहीं है। ये को पार्टनर जब तक नहीं बनेगा जब तक कि ये 3 अलाइव है। जब ये इनमें से किसी की, मान लो अगर फादर की डेथ हो गई, यहां जो है ये फादर की डेथ हो गई, तो अब जो को पार्टनरी बनेगी वो इनकी बनेगी, क्योंकि अब फादर कौन हो गया, ये हो गया यहाँ पे फादर। तो अब पहली जनरेशन हो जाएगी यहाँ पे, सेकंड होगी ये, और 3 हो गई ये। तो अब ये को पार्टनर है। इसी तरीके से जो है चेन चलती चली जाएगी। तो जो को पार्टनर है पहले प्रॉपर्टी उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, जबकि यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे जितने मेंबर अलाइव हैं उस घर में, उन सब में प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। यहां पे सिर्फ को पार्टनर को जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे 1/8 इनका हिस्सा आ रहा है ना, मान लो ये फादर है, ये निपट गए, अब कौन बचे, ये बचा ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन, और ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, तो 3, यानी कि 1/3 यहां पे इनको जो प्रोपोर्शन मिल रहा है प्रॉपर्टी का वो 1/3 मिल रहा है। और यहां पे कितना मिल रहा था, 1/8, 1/9, यहां पे कितना मिल रहा है, 1/3, यानी कि यहां प्रॉपर्टी का हिस्सा इनको ज्यादा मिल रहा है, जबकि यहां नहीं मिल रहा था। अब ये जो रूल आया था को पार्टनर का, यही आया था 2005 में। अब जब ये आया तो फिर एक बवाल उठ गया। ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये इसकी जो एनफोर्समेंट डेट थी वो थी 9 सितंबर 2005। अब जब ये रूल आ गया तो फिर जो बवाल उठे वो हम अब केसेस से जब डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अब देखेंगे हम केसेस, जो भी लीडिंग केस हैं। अब जब 2005 का अमेंडमेंट एक्ट आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल्स हैं उनको भी को पार्टनर मान लिया गया। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल्स हैं उनको भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेंगे, ठीक। दूसरा, इक्वल लाइबिलिटी भी होगी इनकी, जैसे बेटों पर होती है, जो कि मेंटेनेंस करना फादर को, मदर को, जो हमने एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में पढ़ा था। इससे पहले क्या हो रहा था, जो सर्वाइवरशिप का रूल था उसमें सिर्फ जो मेल लीनियंट है, सिर्फ मतलब सन को प्रॉपर्टी मिल रही थी। वहां पे जो है सर्वाइवरशिप का रूल चल रहा था, जिसमें बेटियों को मानते ही नहीं थे वो, मतलब बेटियों को नहीं देते थे, सिंपल। को पार्टनरी में क्या हुआ कि जब 2005 का अमेंडमेंट आया तो फिर उससे ये सब चीजें होने लगी। अब जब ये को पार्टनर आपने मान लिया है फीमेल को और प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स आप दे रहे हो, तो अब एक जो है मुद्दा उठा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो अमेंडमेंट आया था उसकी जो डेट थी वो थी 9 सितंबर 2005। इस डेट को एनफोर्स हुआ वो अमेंडमेंट। अब जो सबसे पहले दिक्कत आई वो इस केस में आई। तो पहला जो केस आया वो आया प्रकाश वर्सेस फूलवती 2016। देख रहे हो, अमेंडमेंट हुआ 2005 में, केस आ रहा 2016 में। इसमें क्वेश्चन ये उठा कि अगर मान लो हम 2005, ये 9 सितंबर 2005 को कोई पार्टीशन कर रहे हैं, तो क्या फादर का अलाइव होना जरूरी है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, फादर का अलाइव होना जरूरी है। इन्होंने बोला कि हम जो है लिविंग को पार्टनरी की लिविंग डॉटर को राइट देंगे।
तो फिर ये हुआ कि यार ये क्या है, ये क्या बात हुई, हम भी तो को पार्टनर हैं। तो इसको चैलेंज किया फिर दूसरे केस में। 2 साल बाद फिर यही क्वेश्चन उठा। इसके बाद जो केस आया वो आया धनम्मा वर्सेस अमर, 2018 का केस। इस कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट का मूड बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वुमेन्स को जो राइट मिलेगा वो बाय बर्थ मिलेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये एक छोटी बेंच ने डिसीजन दिया था, तो इसी को फिर चैलेंज किया गया कि ऐसे कैसे। अब जो केस आया वो लैंडमार्क केस बन गया। इसका नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 2020 का केस है ये। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात बोली कि जो वुमेन्स हैं उनको बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। बात खत्म, सिंपल। ठीक है। अब हम कुछ छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कर्ता, हु इज कर्ता, या उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली। हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होती है? हिंदू जॉइंट फैमिली हम उसे बोलेंगे जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर होगा। इसके जो लीनियंट डिसेंडेंट हैं वो एक ही घर में रह रहे हों, और मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस घर का पार्टीशन नहीं हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घर में लोग रहते हुए आ रहे हैं, उसे हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। सिंपल। इसके अलावा एक चीज आती है कर्ता। कर्ता कौन होता है? देखो, वैसे तो कर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन कर्ता हम सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को मानते हैं, और इसकी कुछ पावर्स होती हैं, लिमिटेड पावर्स होती हैं। जैसे कि ये जो है हिंदू जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, या ये कह लो कि जो हिंदू जॉइंट फैमिली है उसके बेनिफिट के लिए ये प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। मेन क्वेश्चन यही उठता है कि एलिनेट कर सकता है या नहीं कर सकता। एलिनेट का मतलब होता है ट्रांसफर, और इसको भी अगर मैं और हिंदी में बताऊं तो यानी कि सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये सिर्फ बेनिफिट के लिए कर सकता है। जैसे कि किसी की शादी करानी है तो ये प्रॉपर्टी को बेच सकता है, या गिफ्ट कर सकता है, या मॉर्गेज कर सकता है। ठीक इसी तरीके से कोई रिलीजियस पर्पस है तो ये प्रॉपर्टी बेच सकता है। कोई डेट चुकाना है तो प्रॉपर्टी बेच सकता है, या फिर जो ये प्रॉपर्टी है अगर ये बढ़िया दाम में जा रही है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो अच्छा कोई मिल रहा है, मतलब कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है सेल करने से और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, तो भी ये सेल कर सकता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है जी, सीनियर मेल मेंबर आपने बता दिया, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो भी है, क्या जूनियर मेल मेंबर भी करता हो सकता है? सीनियर मोस्ट मेंबर घर में है, लेकिन उसके बाद भी क्या जूनियर मेल मेंबर करता हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो भी उस घर में मेंबर्स हैं, अगर वो कंसेंट दे देते हैं कि हाँ भाई तुम बन जाओ करता और तुम हमारे बिहाफ पे घर का डिसीजन लो, तो बिल्कुल बन सकता है जूनियर मेल मेंबर। इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर हो गया, जूनियर
मेल मेंबर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या वुमेन ये कोई फीमेल कर्ता बन सकती है? तो इसका आंसर भी है यस, बन सकती है। यही चीज एक केस में बताई गई थी। केस का नाम है श्रिया विद्यावती वर्सेस अशोक विद्यार्थी 2016। इस केस में कहा गया कि हाँ भाई, फीमेल भी कर्ता बन सकती है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये चीजें मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। एक चीज आती है स्त्री धन, जिसका हम अभी अभी जिक्र करके आए हैं कि ये स्त्री धन है तो एब्सोल्यूट राइट है और बेच सकती है, गिफ्ट कर सकती है, जुए में हार सकती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्त्री धन होता क्या है। देखो, स्त्री धन कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ये मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ये प्रॉपर्टी क्या हो, किसी फीमेल को मिली हो, चाहे तो बिफोर मैरिज मिली हो चाहे आफ्टर मैरिज मिली हो। ये कहलाता है स्त्री धन। ठीक, और सिंपल भाषा में बताऊं तो एक कील से लेके एक घर तक अगर किसी फीमेल को मिला है, चाहे वो गिफ्ट से मिला हो, चाहे वो किसी भी तरीके से उसे मिला है, शादी से पहले मिला है, शादी के बाद मिला है, वो स्त्री धन होता है और उस पे उसका एब्सोल्यूट राइट होता है। एब्सोल्यूट राइट वही कि वो बेच सकती है, गिफ्ट कर सकती है, मॉर्गेज कर सकती है, वो जो उसका मन में आए वो उस प्रॉपर्टी के साथ वो कर सकती है। कोई भी बंदा उसे ये चैलेंज नहीं कर सकता कि आप ये क्यों कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि भाई ये क्यों कर रहे हो। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी डाइवोर्स की पिटीशन लगती है, जो भी चीजें, जो भी गिफ्ट्स फीमेल को मिले होते हैं, चाहे वो सोने के रूप में हो, मतलब ऑर्नामेंट्स हो या कुछ भी हो, वो रिकवर कर लेती है, जबकि लड़का नहीं कर पाता, क्योंकि लड़की को स्त्री धन का राइट है, लड़के को कोई राइट नहीं है। यही होता है स्त्री धन, इसी में ही। और ये जो स्त्री धन है ना, ये इसी एक्ट के, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 14 में बताया गया है कि एब्सोल्यूट राइट होता है। और यही चीज मैंने आपको बताई थी जो 1937 का एक्ट आया था, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें भी यही बात बोली गई थी कि जो स्त्री धन है वो इनका एब्सोल्यूट राइट है। एक टॉपिक आता है सन्स पायस ऑब्लिगेशन, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सन्स पायस ऑब्लिगेशन, अब देखो ये एक घर है, ठीक है। अब सन की क्या क्या लायबिलिटी होगी वो देखेंगे। तो इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आफ्टर पार्टीशन और बिफोर पार्टीशन। ठीक है, यहां हम क्या देख रहे हैं, एक बेटे की क्या लायबिलिटी होगी। अब देखो इसमें भी दो पार्ट में देखेंगे, ये होगा आफ्टर एंड बिफोर पार्टीशन। ठीक, अब देखो ये जो आफ्टर है ये इस घर की बात हो रही है। मान लो इस घर का पार्टीशन हो चुका है, इसका बंटवारा हो गया। अब एक बेटे की क्या लायबिलिटी होगी ये हम यहां देख रहे हैं। ठीक, तो अगर पार्टीशन हो गया है और उसके बाद फादर ने कोई डेट ले लिया तो इस सन की लायबिलिटी 0 होगी, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि पार्टीशन हो चुका है। अगर मान लो पार्टीशन हो चुका है
ठीक है। और जो डेट लिया गया है वो बिफोर पार्टीशन लिया गया है, इस पार्टीशन से होने से पहले ही फादर ने डेट ले लिया, तो इसमें क्या होगा, जो सन है उसकी लाइबिलिटी होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी लाइबिलिटी बनेगी ना सन की, वो सिर्फ उतनी बनेगी जितनी की उसको प्रॉपर्टी मिली है। जितने तक की प्रॉपर्टी मिली है उतने तक का ही डेट वो चुकाएगा। मान लो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उसे मिली है और लोन है 2 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए ही सेटल कर पाएगा। मतलब जो लाइबिलिटी सन की बनेगी ना वो 1 ही लाख रुपए की बनेगी। क्यों? क्योंकि उसको जो प्रॉपर्टी की वैल्यू मिली है या जो प्रॉपर्टी मिली है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। 2 लाख का लोन ये पर्सनल खुद से नहीं देगा सन, जितनी उसको प्रॉपर्टी मिली है उसी एक्सटेंट तक आप जो है उससे वसूल सकते हो। अब जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो बिफोर पार्टीशन देख रहे हैं, मतलब कि इस प्रॉपर्टी का अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, तो इसे भी 2 तरीके से देखेंगे। मान लो फादर हैं, उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई लोन ले लिया, ठीक है, तो ऐसे केस में बेटा जो है लाइबल होगा। लेकिन कितना होगा? जितना जितना उसको जिस एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी मिलेगी सिर्फ उतना ही लाइबल होगा। और क्यों लाइबल होगा यहाँ पे? क्योंकि अभी पार्टीशन नहीं हुआ। पार्टीशन होगा तो इस बेटे का हिस्सा बनेगा, तो ये जब प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा लेगा तो लाइबिलिटी भी तो ले भाई। दूसरा ये है कि अगर किसी कर्ता ने डेट लिया है या लोन लिया है तो भी बेटा लाइबल होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन नहीं हुआ। जब दादाजी मरेंगे तो भैया पार्टीशन में तेरे को भी हिस्सा मिलेगा, तो लाइबिलिटी भी ले। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो फादर है अगर किसी इलीगल पर्पस के लिए लोन ले लिया है, पैसा ले लिया है, तो फिर बेटा लाइबल नहीं होगा। मान लो जुआ खेलने के लिए लोन ले लिया, पापा तो जुआ खेलने, बेटा क्यों चुकाएगा भाई? या फिर जो है किसी का मर्डर करने के लिए सुपारी ले ली, है ना, मर्डर किया नहीं और उसने भी केस कर दिया, चल रहा मामला पानी, तो भाई क्यों बेटा क्यों टंगेगा इसमें? बाप को टांगो। तो ये था सन्स पायस ऑब्लिगेशन। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और आई होप मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछा करो। कोई भी डाउट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगा, या फिर कमेंट में हो सका तो कमेंट में भी आपको जवाब दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे और फिर इस एक्ट को भी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ये क्या क्या कैपेसिटी है, मेल की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवोल्व होती है, फीमेल की प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर दो और हाँ सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो स्टार्ट करते हो तो पूरी देखा करो, वरना मत देखा करो, साफ बात है। तुम्हारी वजह से मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता। ठीक, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।